गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। अभी 2 दिन की छुट्टी के बाद हम क्लास में आ रहे हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, टुडे इज़ 24th एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर और फ्रॉम 1st of September योर टेस्ट विल बी देयर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपके तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं अपना गवर्नमेंट तक। तो गवर्नमेंट की जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडी है वो आज आपको मिल जाएगी। तो मैंने ये सोचा है कि अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे भी 3rd चैप्टर नहीं आएगा टेस्ट के अंदर, सिर्फ 1st और 2nd चैप्टर ही आएगा। ठीक है, तो हम इसका एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं आज। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, ठीक है, और यू कैन मैसेज मी। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा था कि डाइवर्सिटी इट इज़ अ ब्लेसिंग, और दूसरी बात डाइवर्सिटी होती क्या है, अलग होना। टू बी यूनिक इज़ नोन एज डाइवर्सिटी। बहुत छोटी सी सिंपल सी एक डेफिनेशन थी, द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक। एक दूसरों से डिफरेंट होना, अपने आप में बिल्कुल अलग होना, ये जो एक स्टेट होती है इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि डाइवर्सिटी एक ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि नेचर ने ही डाइवर्सिटी बहुत सारी बनाई है। हम देखते हैं ना, हर चीज़ अलग अलग बनाई है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी गिव्स अस लाइफ, गिव्स एन्जॉयमेंट इन द लाइफ। अगर सब कुछ एक जैसा हो जाए, जिसको कि हम मोनोटोनस कहते हैं, अगर मोनोटोनस लाइफ हो जाए, मतलब एक जैसी सब हो जाए, सबकी शक्लें एक जैसी, सबका खाना एक जैसा। अरे भाई, हम तो रोज़ रोज़ एक ही जैसा खाना नहीं खा सकते। क्या हम रोज़ एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग का ये नेचर होता है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं, होता है ना। तो इसीलिए डाइवर्सिटी एक वैसे में तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर लोग क्या करते हैं, लोगों ने कुछ गलत सोच बना रखी है ना। तो उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिटी जो कि इतनी ब्लेसिंग होनी चाहिए तो उसको एक सोशल इवल बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में डाइवर्सिटी क्यों होती है? क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इंडिया की तो एक बड़ी यूनिक सी बात है कि पूरी दुनिया में इंडिया जैसा कोई देश नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। आप किसी भी देश को देख लो, वहाँ पे इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे अलग अलग टाइप के पीपल आपको नहीं मिलेंगे, इतनी सारी लैंग्वेजेस कहीं नहीं मिलेंगी, है ना। कोई अगर ज़्यादातर कंट्रीज़, कहीं क्रिश्चियंस ज़्यादा होंगे तो क्रिश्चियंस ही हैं, कहीं मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स ही हैं, लेकिन इतने सारी वैरायटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी सिवाय इंडिया के। इसका एक नेचुरल रीज़न भी है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो पहली बात तो है कि एक तो पॉलिटिकल रीजन है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे इन्वेडर्स आए इंडिया में, है ना। जब हम पहले की बात करें, बहुत स्टार्टिंग की, तो यहाँ पे हिंदुइज़्म ही था, है ना। क्यों? वो वैदिक इरा कहा जाता था जिसको। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे छोटे छोटे कल्चर आए, हड़प्पन कल्चर, है ना। एंड और उसके भी मतलब हम अगर बहुत आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जब बड़े होते जाओगे तब आप देखोगे बहुत सारे कल्चर थे, लेकिन फिर भी मेनली हिंदूज़ ही ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन फिर जब इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, तो वो इस्लाम धर्म लेकर आ गए। इसी तरह से फ्रेंच आए थे, और भी पुर्तगीज़ वगैरह बहुत सारे इन्वेडर्स आते गए रीज़न। और फिर ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश भी क्रिश्चियनिटी लेकर आ गए। अब क्वेश्चन ये पूछो कि भाई इतने सारे इन्वेडर्स इंडिया में ही क्यों आते थे? क्योंकि इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस था, बहुत रिच था, बहुत, मतलब अभी जो इंडिया की हालत है वो तो बिल्कुल बेकार हो गई है। अब तो इंडिया में पैसे बचे ही नहीं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सब लूट के ले गए लोग बाग। और इंडिया को क्यों इतना अटैक होता था इंडिया के ऊपर? क्योंकि इंडिया के लोग इतना पहली बात तो यहाँ पर एक कंट्री वाला जो फील था वो नहीं था, ठीक है। छोटे राज्य हुआ करते थे, स्टेट्स हुआ करते थे, और उसमें भी लोग करप्ट भी हो जाते थे कई बार, और एक दूसरे से ही लड़ाई करते थे। तो यहाँ पर इंटरनल जो वॉर्स थे उसका फ़ायदा बाहर वालों ने उठाया, और अटैक करते यहाँ की सारी धन दौलत ख़राब कर दी, सब लूट के लेके चले गए। तो खैर, हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी इसलिए ही है, एक तो पॉलिटिकल रीज़न ये हो गया कि इतने सारे इन्वेडर्स आए, है ना। मुस्लिम्स आए, ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए, पुर्तगीज़ आए, बहुत सारे और भी पता नहीं होंगे, तो इतना मुझे पता नहीं है। तो बहुत सारे लोग आए, तो इसके कारण क्या हुआ, उनके साथ साथ उनका कल्चर भी आ गया, ठीक है।
तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन इंडिया। सेकंड, यहाँ का नेचुरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो भी ऐसा है, कहीं पे पहाड़ है, फिर नदियाँ हैं, फिर साउथ इंडिया चले जाओ तो गर्मी ही गर्मी है ना। आप ऊपर चले जाओ जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड, वहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी हुई रहती है। तो भाई जब इतना नेचर इतना डिफरेंट है तो नेचर के हिसाब से इंसान को भी अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। ठंड लगेगी तो पहनावा अलग होगा, उनका खाना पीना अलग होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जहाँ गर्मी होगी वहाँ पर पहनावा अलग होगा, खाना पीना अलग होगा। तो इस कारण से एक तो नेचुरल रीज़न हो गया, एक पॉलिटिकल रीज़न हो गया। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब इसके लिए हम अपनी रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत सारी ये जो टैब्लोज जो झांकियाँ लगाई जाती हैं उससे अपन को पता चलता है ना। अच्छा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी फाइनली वी ऑल आर इंडियंस, है ना। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बाद में होते हैं, सबसे पहले हम क्या होते हैं, इंडियन होते हैं। किसी भी इंसान के लिए, सारे सिटीजन जो भी इंडिया के लिए, सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उनको राइट्स भी सेम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि एज एन इंडियन वी ऑल आर सेम। वो आपकी पर्सनल बात है कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो, कौन से कपड़े पहनते हो, क्या खाना खाते हो, दिस इज़ योर पर्सनल मैटर। लेकिन जहाँ तक एक एज एन इंडिविजुअल आपका सवाल है तो यू आर एन इंडियन एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर made for the citizens of India and you will enjoy all the rights which are made up for citizens of India. There will be no discrimination in rules and regulation and rights provided. ठीक है, फिर हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। हमने क्या देखा था टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में? डाइवर्सिटी इन सोसाइटी बहुत अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी मिलती है सोसाइटी में। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट प्रेजेंट इन इंडिया। अब आप देखते हो हिंदूज़ की हम बात करें, बाकी धर्म के बारे में तो इतना पता नहीं है क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। तो जो है ब्राह्मण, फिर बनिया, फिर ठाकुर, उसके बाद शूद्र, है ना। फिर ब्राह्मण में भी अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण, फिर जो राजपूत, वो जो क्षत्रिय होते हैं, ठाकुर जिनको कहते हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार की सब कास्ट होती हैं। बनियों में भी अलग अलग प्रकार की सब कास्ट होती हैं, शूद्रों में भी होती होंगी, भाई पता नहीं, है ना। तो कहने का मतलब अब ये हिंदूज़ हुए, उसके बाद सिख में भी होता होगा, मुस्लिम्स में भी होता होगा, क्रिश्चियंस में भी होता होगा। पहले तो रिलीजन अलग, फिर उसमें भी कास्ट अलग, और उसमें भी सब कास्ट। और तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मैनी कास्ट एंड सब कास्ट आर प्रेजेंट इन इंडिया, है ना। इतने सारी वैरायटी के पीपल यहाँ पे मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग अलग अलग वैरायटी के होंगे तो उनकी सोसाइटी पूरी डिफरेंट होगी। इसीलिए आप देखो, अगर आप पंजाबी हो और आप किसी बंगाली से बात करो तो आपको तो बिल्कुल ही अलग लगेगा, उनकी भाषा समझ नहीं आएगी, उनका पहनने का तरीका, उनका पूजा करने का तरीका, उनका खाना पीना, सब कुछ कितना डिफरेंट होता है ना। इसी तरीके से सभी स्टेट्स के बारे में ये है। इसके बाद आता है डाइवर्सिटी इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ठीक है, ट्रेड भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्लेसेस दे आर सेटल्ड इन। ये कह रहे हैं कि सभी लोग अलग अलग प्रकार की लाइफ स्टाइल होती है, लाइवलीहुड होता है उनका, मतलब जीने का जो तरीका होता है या जीवन होता है उनका, वो डिफरेंट होता है। होगा ही क्यों? क्योंकि सबका काम अलग अलग है, सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो जहाँ रहते हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए अब आप किसी गांव में रहते हो अगर, तो वहाँ पे तो खेती बाड़ी ही होती है, खेती करनी होती है जनरली, है ना। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या कोई फिल्म इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं जो कि आप गांव में कोई हीरो बन जाए या हीरोइन बन जाए जाके, ठीक है। तो जहाँ आप रहते हो वहाँ के हिसाब से आपको अपना ऑक्यूपेशन भी चुनना पड़ता है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, उसके हिसाब से तो करोगे। और दूसरी बात, आपके अंदर क्या टैलेंट है, स्किल क्या है, ठीक है। अगर आप अच्छा गाना गा सकते हो तो यू मे बी अ ग्रेट सिंगर, अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हो तो यू मे बी अ ऑफिसर, है ना। तो इस तरीके से हर चीज़ डिपेंड करती है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है फाइनेंशियल कंडीशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आजकल देखो, अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने का मन है, तो फिर आपको पैसे भी तो देने होते हैं, फ़ीस भी तो देनी होती है। अगर किसी के पास फ़ीस ही नहीं है देने के लिए, तो बच्चा फिर इंटेलिजेंट भी होगा तो भी उसे घर में ही बैठना पड़ेगा या फिर कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है
अच्छा, इसके अलावा मान लो हम कोई बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो बिज़नेस के लिए भी तो पैसे लगाने पड़ेंगे ना, दुकान खोलनी पड़ेगी, तो दुकान में पैसे तो लगाने पड़ेंगे, सामान तो लाना पड़ेगा। अब अगर किसी के पास बहुत स्किल है, मैं अगर बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बिज़नेस भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे बिज़नेस करूँगी? तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण भी लोगों की जो लाइवलीहुड होता है, जो जीवन होता है, वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है ना। ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एक और चीज़ बोल रहे हैं ये, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। ये अपन पढ़ चुके हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, और वहाँ का जो मौसम है, और ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना। सीधी सी बात है, हमने पढ़ा लद्दाख में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। अब वहाँ पे तो कोई वेजिटेशन होता नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को क्या ऑक्यूपेशन करना पड़ा? रियरिंग ऑफ शीप्स पालते हैं वहाँ के लोग, ऊन बनाते हैं, वूल बनाते हैं वगैरह, है ना। तो इस तरीके, और वहाँ पे ज़रूरत भी है। पर वहाँ के जो गर्म कपड़े होते हैं वो सारी दुनिया में बिकते हैं, और उनका जो कपड़ा होता है वो बहुत कॉस्टली, बहुत सुंदर और बहुत गर्म होता है। तो जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ के लोगों के लिए तो फ़ायदा है, वो लोग तो उसको खरीदेंगे। ठीक है। लेकिन जहाँ अपन रहते हैं, जैसे राजस्थान में, यहाँ पे तो गर्मी पड़ती है, तो क्या हम रियरिंग ऑफ शीप्स कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो वेजिटेशन होता है, एग्रीकल्चर चलता है ना। हमारे कपड़े, हमारा खाना उस हिसाब से होगा। हमें नहीं ज़रूरत कि हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाएं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, वो जो ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि जो ड्रिंक्स होती हैं वो कुछ लोग तो ऐसे ही लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेते हैं और वो हार्मफुल होती है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो ड्रिंक्स होती हैं वो बॉडी को गर्मी देती हैं। वो ठंड जहाँ बहुत पड़ती है, कनाडा हुआ, लद्दाख हुआ, वहाँ के लोगों को थोड़ी थोड़ी ड्रिंक पीनी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे जब गर्मी बहुत होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई पानी पियो ज़्यादा, है ना, ताकि आपकी बॉडी में ठंडक रहे और आप बीमार ना पड़ो। इसी तरीके से वहाँ पर उल्टा है, वहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है कि उनको कुछ गर्म चाहिए होता है बॉडी को, ताकि उनकी बॉडी ख़राब ना हो जाए, वो बीमार ना हो जाए। तो जो ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, तो वो ड्रिंक्स ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। वो ऐसा नहीं कि नशा हो रहा है और वो गलत काम हो रहा है तो वो गंदे लोग हो गए, ऐसा नहीं है। वहाँ की नीड है ये। अगर हम भी जाके वहाँ रहेंगे तो हमें भी करना पड़ेगा। अब नॉनवेज में भी जो भी होता है, नॉनवेज बहुत स्पाइसी होता है, तो वो भी बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है ना। वहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक तो पिएगा नहीं, लस्सी तो पिएगा नहीं, मर जाएंगे बेचारे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग ख़राब हो गए। अभी हम यहाँ पर बैठ के सोच लें, नहीं वहाँ के लोग तो नॉनवेज खाते हैं, वहाँ के लोग तो ड्रिंक पीते हैं, इसलिए वो तो ख़राब है। अरे भाई क्यों ख़राब है? वो उनकी नीड है। आप भी जाओगे तो आपको भी वही खाना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ रहते हैं तो हमारी नीड्स अलग हैं। हमारे को बॉडी को ठंडा रखना है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, बहुत सारा वेजिटेशन है, फ्रूट्स हैं, हम लकी हैं, हम ये सब खा सकते हैं। हमें नहीं ज़रूरत कि हम किसी नॉनवेज को खाएँ, या फिर हमें ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दीज आर जस्ट रीजन्स फॉर डाइवर्सिटी। इसमें हमें कोई भी ऐसा नहीं बना लेना चाहिए अपने दिमाग में प्रीजुडिस कि भाई वो गंदा है, वो अच्छा है ना, हम वो कोई डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए हम किसी के लिए। तो वही बात हमने पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में, डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी। तो थोड़ा सोचने वाली बात होती है कि इंसान अपनी नीड्स के हिसाब से ही तो रहेगा, है ना। तो वो उसमें बुरा और अच्छा क्या हो गया? और फिर सबके कल्चर डिफरेंट होते हैं, इसमें अच्छे बुरे की तो कोई बात नहीं होती है। ठीक। डाइवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेजेस। अब जो भाषा होती है वो भी कितनी सारी तरीके की होती है, वो तो अब सभी बच्चों को पता होगा, है ना। डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड रिलीजन, ये भी आपको मालूम है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी कल्चर में और रिलीजन में। जब धर्म अलग होगा, हिंदू मंदिर में पूजा करेंगे, भगवान को तिलक भी लगाएंगे, माला भी पहनाएंगे, फूलों की आरती भी उतारेंगे, घंटे भी बजाएंगे, तालियां भी बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे। लेकिन मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, है ना, वो कोई घंटे नहीं बजाते, वो तिलक भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास मूर्ति नहीं होती है। हम मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके पास मूर्ति की पूजा नहीं होती। जो सिख लोग होते हैं वो संगीत गाते हैं, म्यूज़िक गाते हैं, शब्द पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन वहाँ भी मूर्ति नहीं होती। इसी तरह से क्रिश्चियंस के पास जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती है, वहाँ पर भी इंग्लिश में आरती होती है ना। हम दिए जलाते हैं, वो कैंडल्स जलाते हैं। हम अगरबत्ती जलाते हैं, वो भी शायद जलाते हैं, या फिर वो भी कुछ सेंट वगैरह डालते हैं। तो कहने का मतलब डिफरेंट हो गया हर जगह। इसी तरीके से और अगर आप जाओगे, जैन होते हैं, बौद्ध होते हैं, उनका भी पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कल्चर, तो पहनावा, खाना पीना, ये सब कल्चर में आता है, तो ये सभी डिफरेंट होता है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। तो बस यही आपकी बुक में था फर्स्ट वाले चैप्टर में। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होती है?
द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। इसके अलावा ग्राफिकल कंडीशन डू नॉट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। हम सारे, मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आपको क्लियर हो जाए। अब ये कह रहे हैं, पेज नंबर 118 पे देख रहे हैं हम, क्विक रिवीजन 1, जियोग्राफिकल कंडीशन डोंट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण डाइवर्सिटी नहीं होती। होती है भाई, क्योंकि जो अगर आप ठंडे एरिया में रहते हो तो आप अलग होगे, गर्म प्रदेश में रहते हो तो आप अलग होगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, लैंड क्या था इसमें, ट्रेडिशन, कल्चर एंड फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में क्या क्या चीज़ों की डाइवर्सिटी है? ट्रेडिशंस की, कल्चर की और फिजिकल डाइवर्सिटी। फिजिकल डाइवर्सिटी मतलब ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड दिखता है, मतलब कहीं लैंड है तो कहीं रिवर्स हैं, कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है, कहीं बारिश ही बारिश है तो कहीं बिल्कुल सूखा है। तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज फिजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक टाइप कह सकते हैं हम, है ना। इंग्लिश एंड हिंदी आर द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज्ड नेशनली। More than 1600 languages are spoken in India. Yes, this is true. ठीक है। फिर हमने केरला के बारे में भी पढ़ा था। केरला कितनी सुंदर जगह है ना। वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी नाव वाली रेस होती हैं। वहाँ पे बहुत फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पे नेचर ही नेचर है, ग्रीनरी बहुत है केरला में, है ना। उसके जस्ट अपोजिट अपन ने लद्दाख के बारे में पढ़ा था। लद्दाख में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई वहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे स्नो ही स्नो है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। पूरे आधे से ज़्यादा टाइम, साल भर में आधे से ज़्यादा साल उसी से ढका रहता है। बाकी टाइम में थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो बर्फ़ पिघलती है तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, अदरवाइज सारे टाइम बस बर्फ़ ही बर्फ़। कितना डिफरेंस है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, है ना। केरला में हमेशा सुहाना मौसम रहता है और लद्दाख में हमेशा एक्सट्रीम ठंड होती है, बर्फ़ जो मरी है भाई, तो कितनी ठंड होती होगी। सो दिस इज़ द डाइवर्सिटी यू कैन सी ओनली इन इंडिया। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि कहीं और भी मिलती है दुनिया में किसी देश में, तो ये भी हमने पढ़ा था, है ना। और क्या कहते हैं, फिर हम क्विक रिवीजन 2 पे आते हैं। तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज़ चीना वाला। तो हमने देखा था कि केरला में फ़िशिंग के लिए कुछ नेट यूज़ करते हैं लोग बाग, जो कि चाइना के नेट से मिलते हैं, उनके सिमिलर होते हैं, तो इसीलिए उनको चीना वाला कहते हैं। पीपल ऑफ लद्दाख परफॉर्म लोकल वर्जन्स ऑफ केसर साग। केसर सागा वहाँ का एक जो नेशनल एपिक है लद्दाख का, तिब्बत का नेशनल एपिक है, उसको लोकल वर्जन्स में गाते हैं। लद्दाख इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% लिटरेसी रेट। नो, दैट इज़ केरला। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। व्हाट इज़ क्लाइमेट ऑफ लद्दाख? लद्दाख क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस एंड स्नो मोर देन हाफ ऑफ द ईयर। फिर हमने देखा था व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन्स। तो इसमें क्या था? डाइवर्सिटी थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग्स डिफरेंट एंड यूनिक। देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 22 लैंग्वेज को इसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज माना गया है। ठीक है। द रीज़न फॉर डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन इंडिया इज़, रीज़न क्या है डाइवर्सिटी का इंडिया में? डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, येस। डिफरेंस इन कस्टम ऑफ पीपल, येस। द प्रेजेंस ऑफ पीपल विद वेरियस रिलीजियस बिलीफ, येस। तो ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पे लाइवलीहुड भी डिफरेंट है, लोगों के कस्टम्स मतलब रीति रिवाज जो लोग फॉलो करते हैं ना, कैसे पूजा करनी है, क्या खाना है, मतलब कल्चर एक तरीके से हम कह सकते हैं। और तीसरा अलग अलग रिलीजन को बिलीव करना। ये तो तीनों ही रीजंस हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ये पूछ रहे हैं कि गॉड्स ओन कंट्री डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। तो इट वॉज केरला। केरला जो था वो गॉड ओन कंट्री कहा जाता है उसको। फिलप्स में हमने देखा था इंडियन सिविलाइजेशन of India is more than 5000 years old. Meghalaya received the highest amount of rainfall. India is a home of myriad of culture, tradition and religions. Ladakh is known as land of high passes. Buddhism reached Tibet through Ladakh. अब ट्रू और फॉल्स में हमने देखा था पश्मीना शॉल्स कश्मीर में जो बनते हैं वो कॉस्टली होते हैं क्या? बिल्कुल। इब्न बतूता वॉज पुर्तगीज सेलर, फॉल्स। The caste system in India has created unequal division in the society.
यस हमने ये पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम ने क्या किया था, पहले जो कास्ट सिस्टम था वो अलग था, लेकिन जब बाद में कास्ट सिस्टम से बहुत अनइक्वलिटी बढ़ गई थी सोसाइटी के अंदर। रिपब्लिक डे परेड ओनली शो केसेज इंडियन फिजिकल डाइवर्सिटी। रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उनमें जो टैब्यूज़ होते हैं, झांकियाँ होती हैं, तो उनमें क्या इंडिया की सिर्फ फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है? उसमें हमें उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है, उसकी जो क्लाइमेटिक है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है, क्योंकि कई बार झांकियाँ उसके हिसाब से भी बनाई जाती हैं, वो लोग जो पहनते हैं ओढ़ते हैं उसके सब के बारे में पता चलता है ना। तो इसलिए ये फॉल्स था। अब एक क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वी सी डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो अपन देखते हैं भाई कि मेघालय है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है ना, और हमारे खुद के राज्य में देखो, हम राजस्थान की ही बात करें अगर, तो ये तो डेजर्ट है, यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है। कहीं कहीं पर लद्दाख में पूरी स्नो जमी है, तो केरला में पूरा ग्रीनरी है। तो इस तरीके से बहुत सारी क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। वाई द फिशिंग नेट्स इन केरला कॉल्ड चीना वाला, क्यों? क्योंकि वो जो नेट्स होते हैं वो चाइना में जो यूज़ नेट किए जाते हैं उनसे सिमिलर होते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख? शीप रियरिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब इंडिया में जो स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, जो भाषा बोली जाती हैं, उनमें कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी है ये आपको अच्छे से पता है। 22 से भी ज़्यादा कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पूरे इंडिया में, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया? व्हाट इज़ द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया में क्या नीड है डाइवर्सिटी की? नीड तो क्या है, नेचुरल डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में। व्हाट आर द रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया? तो आप लिख सकते हो कि कितने सा नेचुरल रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, मैंने अभी आपको बताया। राइट अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ लद्दाख, ये भी आपको पता है कि लद्दाख में हाई पासेस हैं, बहुत सारे टाइम पर बर्फ़ जमी होती है, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं मिलता, वहाँ पे शीप रियरिंग होती है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो शॉर्ट नोट ऑफ डाइवर्सिटी पे आपको क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हो आराम से, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी इन लाइवलीहुड, डाइवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी इन कल्चर, है ना। और इसके अलावा और क्या था, डाइवर्सिटी इन, बस इतना ही था, 3 ही पॉइंट्स हैं ज़्यादातर। और डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, और इसके अलावा डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये छोटा सा एक रिवीजन है। इसके बाद भी अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो या कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो यू कैन कॉल मी, ठीक है। और 3rd चैप्टर का जो PDF है क्वेश्चन आंसर्स का, वो आपको आज मिल जाएगा, और उसको कंप्लीट कर लेना। ऐसा नहीं करना कि टेस्ट है तो उसको कंप्लीट ना करो, बस आधे घंटे का काम होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही तो लिखने। तो उसमें सारे क्विक रिवीजन वाले भी और एक्सरसाइजेज वाले भी सारे क्वेश्चन मैं आपको करके देती हूँ। तो वो काम कंप्लीट करके 3rd चैप्टर कंप्लीट करके कॉपीज चेक करा लो, और बाकी अपने टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है। सो वी विल मीट टुमारो, एंड अप टू देन हैव अ गुड डे।